नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास फिक्स्ड गेम पार्ट 3। मुलाकात से पहले तो मोहिनी देवराज चौहान के लिए एक सवाल बनी हुई थी और मुलाकात के बाद वो सवाल देवराज चौहान के दिमाग में स्थायी रूप से जमकर रह गया था। इसके अलावा देवराज चौहान का अपना व्यक्तित्व भी उसके लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ था। उसका हाथ अनायास ही कोट की जेब में चला गया था। जेब में पड़ी चाबी को देवराज चौहान ने उंगलियों से टटोलकर महसूस किया, लेकिन उसे बाहर नहीं निकाला। देवराज चौहान के अंदाजे के मुताबिक यह चाबी उसके प्रभु लॉज वाले अपार्टमेंट की हो सकती थी। देवराज चौहान की हार्दिक इच्छा थी कि वो एक बार फिर प्रभु लॉज जाए और अपार्टमेंट में खुद अपने आप को ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन इस काम के लिए उसने दिन का समय उचित नहीं समझा था। देवराज चौहान ने सोचा था कि रात का अंधेरा इस काम के लिए उसका सहायक सिद्ध हो सकता था। अपने ख्यालों में खोया हुआ देवराज चौहान लगभग 1 घंटे तक पैदल ही चलता रहा था और फिर जब उसे थकान महसूस होने लगी थी तो उसकी नज़र के सामने एक रेस्टोरेंट मौजूद था। देवराज चाय पीने के लिए उस रेस्टोरेंट में पहुंचा। यह तुम्हारी आन बान और शान के अनुरूप नहीं है, पीछे से आए एक नारी स्वर ने देवराज चौहान को चौंका दिया था। देवराज चौहान ने पलट कर देखा। उसके सामने वही लड़की थी जो कुछ दिनों पहले उसे ओबरॉय होटल के स्नैक्स बार में मिली थी। इसी ने देवराज चौहान को गिरफ्तार करवाया था और बाद में रिहा करवा के बांद्रा के एक रहस्यमय प्राचीन मकान में ले गई थी। देवराज चौहान उस लड़की को देखता रह गया। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल सकी थी। लड़की फिर बोली, मेरे साथ आओ। वो देवराज चौहान का हाथ पकड़कर उसे रेस्टोरेंट से निकाल ले गई थी। फुटपाथ से लगी एक होंडा सिटी कार खड़ी हुई थी। लड़की ने उसकी अगली सीट का दरवाजा खोल दिया। देवराज चौहान का जी नहीं चाह रहा था कि लड़की का हाथ छोड़ दे, लेकिन वो आसपास के माहौल से भी सावधान था। वो खामखा लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करना चाहता था। देवराज चौहान ने लड़की का हाथ छोड़ा था और कार में बैठ गया था। लड़की घूमकर दूसरी तरफ गई थी और ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर देवराज चौहान के बराबर आ बैठी थी। लड़की के होठों पर मुस्कुराहट जैसे चिपक कर रह गई थी। जैसे ही लड़की ने इंजन स्टार्ट किया, देवराज चौहान ने अनायास उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जूही, लड़की ने जवाब दिया और कार आगे बढ़ा दी। अब तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? तुम्हारे टेम्परेरी निवास स्थान पर। क्या मतलब? टेम्परेरी का मतलब समझाऊं या निवास स्थान का? दोनों का। जब तक महान मोहिनी जी तुम्हें किसी काम से बाहर न भेज दे, तब तक तुम्हें किसी जगह तो रहना ही होगा। देवराज चौहान ने हाँ में सिर हिला दिया। मैं तुम्हें 2 कमरों के एक अपार्टमेंट में ले जा रही हूँ। वहाँ एक अलमारी में कपड़े वगैरह भी हैं जो बिल्कुल तुम्हारे नाप के हैं। उसी अलमारी में 50,000 रुपए की एक गड्डी भी रखी हुई है, जिन्हें तुम अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर सकोगे। किचन में एक बड़ा फ्रिज रखा हुआ है जिसमें कई किस्म की शराबें और खाने पीने का सामान भरा पड़ा है, मगर इतनी ना पी लेना कि टल्ली हो जाओ। महान मोहिनी जी तुम्हें कभी भी बुला सकती है। तुमने मोहिनी को देखा है? मुझे उनके चरण छूने का सौभाग्य सिर्फ एक बार मिला है, लेकिन मैंने उनकी तस्वीरें बहुत देख रखी हैं। तस्वीरें? हाँ, तस्वीरें। तस्वीरें तुम्हें कहाँ मिल जाती हैं? अखबारों में? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। देवराज चौहान उलझन भरे अंदाज में बोला था। अखबार को इंग्लिश में न्यूज़पेपर कहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि अखबारों में मोहिनी की तस्वीरें क्यों छपती हैं? देवराज चौहान ने बात स्पष्ट की। क्योंकि अखबारों में और भी कई सेलिब्रिटीज की तस्वीरें छपती रहती हैं। तो मोहिनी? महान मोहिनी जी भी भारत की बड़ी हस्तियों में से एक है। आज के अखबारों में भी उनकी तस्वीर छपी है, जिसमें वो एक चर्चित और बड़े राजनेता तथा फिल्म इंडस्ट्री की टीम के साथ खड़ी प्रसिद्ध अमेरिकी फिल्म एक्टर तथा टेक्सास के गवर्नर आर्नोल्ड श्वेंगर का स्वागत कर रही हैं। ओह! देवराज चौहान के मुंह से बस इतना ही निकल सका था। अगर तुम वो तस्वीर देखना चाहो तो देख लेना, जूही बोली। तुम्हें अपने फ्लैट में आज का अखबार भी मिल जाएगा।
देवराज चौहान यह सोचे बिना नहीं रह सका कि जब मोहिनी आम लोगों के सामने आती है और मीडिया में उसकी तस्वीरें आती रहती हैं, तो फिर वो मेरे सामने क्यों नहीं आई। जूही शायद समझदार थी। वो शायद देवराज चौहान के चेहरे के भाव से ही भाप गई थी कि देवराज चौहान क्या कहना चाहता है। वो मुस्कुराकर बोली, शायद तुम महान मोहिनी जी के दर्शन नहीं कर सके, इसलिए सोच रहे होंगे कि वो दूसरे लोगों के सामने क्यों आया करती हैं। हाँ, देवराज चौहान ने स्वीकार किया, वो मेरे सामने क्यों नहीं आती। बहुत कम भाग्यशाली हैं जो उन्हें देख सकते हैं। लेकिन मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दो प्लीज। कहो। वो मोहिनी जो आम लोगों के सामने आती है, वो मोहिनी नहीं बल्कि महान मोहिनी जी की छाया है। छाया मतलब साया। देवराज चौहान चौंका था। उसे वो फुसफुसाहट याद आ गई थी। हाँ, जूही ने कहा, वो महान मोहिनी जी का साया भर है। क्या साये का भी कोई मानवीय व्यक्तित्व होता है। होता ही होगा, जूही ने जवाब दिया। होगा से तुम्हारा क्या मतलब है। हम उस बात को मान लेते हैं जो महान मोहिनी जी हमें बताती हैं, बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि उनकी हर बात पर हम लोग आंख मूंद कर यकीन कर लेते हैं। जूही ने कहा, क्या मैं भी किसी का साया हूँ। देवराज चौहान ने धड़कते दिल से पूछा। मैं नहीं जानती, शायद यह बात महान मोहिनी जी के सिवा कोई नहीं जानता होगा। तुमने कभी उससे पूछा नहीं। हम उनके सेवक हैं, हमें उनसे सवाल पूछने का साहस नहीं होता। देवराज चौहान का सिर चकराने लगा था। उसका यह विश्वास भी डामाडोल होने लगा था कि मोहिनी कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है। हे भगवान, देवराज चौहान बड़बड़ाया, ये मामले तो समय बीतने के साथ साथ ज्यादा से भी ज्यादा रहस्यमय होते जा रहे हैं। फिर देवराज चौहान और जूही में कोई उस समय तक नहीं बोला था जब तक कि कार एक बिल्डिंग के कंपाउंड के अंदर पहुंचकर रुक नहीं गई थी। इंजन बंद करने के बाद जूही खुद ही बोली, अब तुम अपने फ्लैट में जाओ, नहाओ धो, अखबार पढ़ो, जो मन में आए करो। यह कार भी अब तुम्हारे कब्जे में ही रहेगी। उसने कार की चाबी देवराज चौहान की तरफ बढ़ा दी। और तुम। देवराज चौहान ने पूछा। मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, जूही ने कार से उतरते हुए कहा, और उसने अपनी तरफ का दरवाजा लॉक कर दिया। देवराज चौहान भी कार से उतरा और दरवाजा लॉक कर दिया। कार की चाबी अब देवराज चौहान के हाथ में थी। विश यू गुड लक, जूही ने हाथ हिलाकर कहा और वापसी के लिए मुड़ गई। देवराज चौहान खामोश खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा, तब तक कि वो देवराज चौहान की नजरों से ओझल नहीं हो गई। फिर देवराज चौहान ने गहरी सांस ली और नजरें उठाकर बिल्डिंग की मंजिलें गिनने लगा। उसके बाद उसके कदम उधर ही उठने लगे थे जिधर सीढ़ियां थी। जूही उसे उस फ्लैट की चाबी भी दे चुकी थी जहां उसे रहना था। जब देवराज चौहान उस फ्लैट का दरवाजा खोलकर अंदर आया तो वहीं ठिठक कर कमरे में इधर उधर देखने लगा। 12 बाई 15 फुट के उस कमरे को सिटिंग रूम या ड्राइंग रूम भी कहा जा सकता था। वहां की बाकी चीजें और फर्नीचर ओबरॉय होटल जैसा कीमती तो नहीं, मगर आंखों को भा जाने वाली जरूर थी। उस कमरे को अच्छी तरह देखने के बाद देवराज चौहान ने दूसरा कमरा भी देखा जो बेडरूम था। उस कमरे का एक दरवाजा बालकनी में खुलता था। वहां से बाहर झांकने के बाद देवराज चौहान कपड़ों वाली अलमारी की तरफ आकर्षित हो गया। देवराज चौहान ने अलमारी को खोलकर देखा। अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी थी। देवराज चौहान ने अलमारी की दराज खोली। वहां जूही के कहे अनुसार 500 के नोटों की गड्डी पड़ी हुई थी। देवराज चौहान ने दराज बंद की और फिर किचन की तरफ चला। किचन भी साफ सुथरा और व्यवस्थित था। देवराज चौहान ने फ्रिज खोला। उस 300 लीटर के फ्रिज में खाने पीने का सामान तो भरा पड़ा ही था। कई बोतलें स्कॉच वगैरह की और करीब 20 बोतलें बियर के साथ साथ पानी और सॉफ्ट ड्रिंक की भी थी। देवराज चौहान ने पानी की एक बोतल निकाली। फिर कुछ सोचकर उसने पानी की बोतल वहीं रखकर बियर की बोतल निकाल ली। एक साफ सुथरा चमचमाता गिलास भी उठाकर देवराज चौहान फिर सिटिंग रूम में आ गया। सेंटर टेबल पर हिंदी इंग्लिश की कुछ मैगजीन और हिंदी का अखबार पड़ा हुआ था। देवराज चौहान ने बोतल और गिलास मेज पर रखकर जल्दी से अखबार उठा लिया। देवराज चौहान मोहिनी की तस्वीर देखने के लिए बेचैन था।
पहले पन्ने पर कई तस्वीरें छपी हुई थी, लेकिन देवराज चौहान की नजर उस तस्वीर पर ठहर गई जिसमें उसे टर्मिनेटर सीरीज के हीरो, 6 बार बॉडी बिल्डिंग में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रदेश टेक्सास के गवर्नर आर्नोल्ड श्वेंगर का चेहरा नजर आया था। उसके साथ एक दिग्गज और चर्चित नेता भी खड़े थे। उस तस्वीर में बहुत से लोग नजर आ रहे थे, लेकिन देवराज चौहान की निगाह उस औरत के चेहरे पर गड़कर रह गई थी जो आर्नोल्ड और नेताजी के बिल्कुल पास खड़ी हंस रही थी। सफेद साड़ी पहने वो औरत बड़ी शालीन और गरिमा युक्त दिखाई दे रही थी। तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था, सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रभाकर राव तथा श्रीमती मोहिनी जी विश्व प्रसिद्ध अभिनेता, एथलीट और राजनेता श्री आर्नोल्ड श्वेंगर का स्वागत कर रहे हैं। देवराज चौहान की नजरें उस तस्वीर पर ही जमी रही। तस्वीर में मोहिनी का चेहरा बहुत छोटा नजर आ रहा था। फिर भी देवराज चौहान यह नोट किए बगैर नहीं रह सका कि मोहिनी के चेहरे पर एक अजीब सी दबंगई और सम्मोहन सा था। इससे मिलने वाले जरूर इसे एक जादुई पर्सनैलिटी समझते होंगे, देवराज चौहान ने सोचा। जूही ने देवराज चौहान को बताया था कि वो नेपाली है, मगर देवराज चौहान को मोहिनी के नैन नक्श में नेपाली का हल्का सा प्रतिबिंब भी नजर नहीं आया था। वो खालिस भारतीय औरत का सा चेहरा था। उसकी उम्र के बारे में 35-40 का अनुमान लगाया जा सकता था। देवराज चौहान काफी देर तक उस तस्वीर को देखता रहा था और उसके दिमाग में जूही की बात गूंजती रही, वो महान मोहिनी जी की साया है। आखिर देवराज चौहान ने अखबार सेंटर टेबल पर डाल दिया और बियर की बोतल खोलकर गिलास भरने लगा। आधा गिलास देवराज चौहान ने एक ही सांस में खाली कर दिया और फिर सिगरेट सुलगाने लगा। बियर समाप्त करने में देवराज चौहान को आधा घंटा लग गया और इस दौरान वो व्यर्थ की सोचों और चिंताओं में उलझा रहा था। बियर की बोतल समाप्त करने के बाद देवराज चौहान उठा और बेडरूम में जाकर जूते उतारे, फिर बिस्तर पर लेट गया। देवराज चौहान के लिए आज का महत्वपूर्ण काम प्रभु लौट जाना था और उसके लिए अंधेरे की जरूरत थी, जिसका देवराज चौहान को इंतजार था। जब देवराज चौहान बिस्तर पर लेटा तो उसका ध्यान दाईं तरफ की साइड टेबल पर रखी कीमती रिस्ट वॉच की तरफ बढ़ गया। वो बहुत खूबसूरत घड़ी थी। देवराज चौहान ने घड़ी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसे धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। अगर तुम्हें घड़ी पसंद है तो ले लो। देवराज चौहान इस तरह उछला था जैसे अचानक बिस्तर पर कांटे उग गए हों। देवराज चौहान को ऐसा लगा था जैसे बोलने वाला उसके सिरहाने ही खड़ा हो। देवराज चौहान ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कमरे में कोई नहीं दिखाई दिया। बिस्तर के सिरहाने की तरफ तो दीवार थी। देवराज चौहान आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा, लेकिन वहां कोई होता तो नजर आता। देवराज चौहान ने दिमाग पर जोर डाला तो उसे अंदाजा हुआ कि यह आवाज तो ओबरॉय में सुनाई देने वाली आवाज थी, यानी मोहिनी की आवाज। देवराज चौहान एक लंबी सांस लेकर दोबारा लेट गया। अब वो इस किस्म की रहस्यमय और डरावनी बातों का आदी होता जा रहा था। लेटने के बाद देवराज चौहान ने हाथ बढ़ाकर वो घड़ी उठा ली। घड़ी का नाम तो देवराज चौहान के लिए अनजाना था, लेकिन वो काफी कीमती और खूबसूरत लगी थी उसे। अंकों की जगह शायद छोटे छोटे डायमंड लगे हुए थे। देवराज चौहान ने उस नई घड़ी को पहनकर भी देखा, फिर अपनी घड़ी को उतारकर साइड टेबल पर रख दिया। नींद तो देवराज चौहान को क्या आती। हाँ, वो आंखें बंद करके काफी देर तक लेटा रहा। उसने कोशिश की थी कि किसी भी किस्म के ख्यालों को अपने दिमाग में न घुसने दे। देवराज चौहान अपनी इस कोशिश में काफी सफल रहा और उस पर उनींदगी सी छा गई। उस उनींदगी की स्थिति में से देवराज चौहान उस समय निकला तब लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। मोबाइल फोन तो उसका पुलिस ने जब्त कर रखा था। वो फोन बिस्तर की बाईं साइड वाली टेबल पर रखा हुआ था। देवराज चौहान ने रिसीवर उठाया तो उसे पता चला कि रॉन्ग नंबर कॉल थी। दूसरी तरफ से किसी राधे श्याम के बारे में पूछा गया था। रिसीवर वापस रखकर देवराज चौहान बेड पर से उठ गया। अब वो नहाना चाहता था और उसे भूख भी लग रही थी, लेकिन वो कुछ खाने से पहले नहा लेना चाहता था।
गुनगुने पानी के शॉवर ने देवराज चौहान को तरोताजा करके उसके शरीर में स्फूर्ति की लहर दौड़ा दी थी। वो काफी देर तक सुगंधित साबुन मल मल कर नहाता रहा था। फिर साफ सुथरे तौलिए से शरीर सुखाकर वही तौलिया कमर से बांधकर अलमारी की तरफ आ गया। अलमारी से देवराज चौहान ने अपने मनपसंद कलर का सूट चुना और सफेद कमीज के साथ चमकते कलर की टाई निकाल ली। फिर रुमाल और जुराबें निकाली। अलमारी के नीचे वाले खाने में कई तरह के जूतों के जोड़े भी पड़े हुए थे। उनमें से देवराज चौहान ने अपने सूट के साथ मैच करते जूतों का जोड़ा निकाल लिया। तैयार होकर जब देवराज चौहान ने शीशे पर नजर डाली तो उसने अपने आप को बदला हुआ सा पाया। देवराज चौहान के चेहरे पर चिंता, फिक्र, डर या भय की हल्की सी परछाई तक नहीं थी। उसके बाद उसने वो घड़ी भी बांध ली थी जो उसी मोहिनी की ओर से तोहफे में दी गई थी। पहला तोहफा। अपनी घड़ी उसने वहीं छोड़ दी थी जहां पड़ी थी। तब वो किचन की तरफ बढ़ा था ताकि कुछ खा पी सके। 5 बजने वाले थे। देवराज चौहान ने पूरी तरह फ्रेश होकर फ्लैट से बाहर जाने के लिए निकलने से पहले अलमारी से 50,000 की गड्डी उठाकर जेब में रख ली थी। फिर वो दरवाजे की तरफ 3 कदम ही चला था कि फोन की घंटी बज उठी थी। घंटी की आवाज सुनकर देवराज चौहान को लौटना पड़ गया। शायद फिर कोई रॉन्ग नंबर होगा। सोचते हुए देवराज चौहान ने रिसीवर उठा लिया और माउथ पीस में बोला, हेलो राजदेव। दूसरी तरफ से पूछा गया था। देवराज चौहान को कहना पड़ा, हाँ मैं बोल रहा हूँ। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम कौन हो? दूसरी तरफ से फिर पूछा गया था। अचानक देवराज चौहान को यूं लगा जैसे उसकी नसों में दौड़ते खून की रफ्तार बढ़ गई हो। वो धीरे से बोला, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? वो सब कुछ जो तुम जानना चाहते हो। तो बताओ, देवराज चौहान जल्दी से बोला। फोन पर ऐसी बातें नहीं की जा सकती, एयरपीस में जवाब आया था। तो फिर कैसे बताओगे? शाम को 7:30 बजे चौपाटी पर मिलो। चाट की दुकानों की जो लाइन है, मैं उसके दाएं या बाएं सिरे पर मिलूंगा। लेकिन मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? उसकी चिंता ना करो, मैं खुद तुम्हें पहचान लूंगा। आवाज आई थी। तो तुम आओगे? हाँ। देवराज चौहान की उत्तेजना कुछ और बढ़ चुकी थी। ठीक 7:30 बजे, याद रहे, दूसरी तरफ से कहा गया था। और फिर लाइन कट गई थी। उसके बाद भी देवराज चौहान हाथ में रिसीवर थामे स्तब्ध सा खड़ा रहा था। उसका पूरा शरीर सनसनाने लगा था। कोई उसे उसके बारे में बताना चाहता था। यह देवराज चौहान के लिए कोई मामूली बात नहीं थी। देवराज चौहान सोच में पड़ गया। आखिर किसको मुझसे हमदर्दी हो सकती है? वो आदमी मुझे जानता कैसे है? क्या अतीत में उसका मुझसे कोई संबंध रहा है? वो अतीत जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। इन सवालों में देवराज चौहान का दिमाग कुछ ऐसा उलझा कि उसे कई मिनट बाद रिसीवर क्रेडिल पर रखने का ख्याल आया था। उसके बाद गुमसुम सी स्थिति में देवराज चौहान फ्लैट से निकल आया। उसकी मानसिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि नीचे आकर वो पैदल ही एक तरफ चल दिया था। कुछ दूर आ जाने पर उसे ख्याल आया था कि जूही उसके लिए कार छोड़ गई थी। वो पलटा था और कार तक आया था। देवराज चौहान के दिमाग के किसी भी कोने में एहसास नहीं था कि उसे ड्राइविंग नहीं आती। लेकिन जब उसने इंजन स्टार्ट करके कार आगे बढ़ा दी थी, तब उसे ख्याल आया था कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है ही नहीं। यह बात किसी भी समय उसके लिए कोई कानूनी बाधा खड़ी कर सकती थी। देवराज चौहान ने सोचा, क्या मेरे हमदर्द रक्षकों को इसका ख्याल नहीं आया होगा? देवराज चौहान ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभालकर दूसरे हाथ से डैशबोर्ड को खोला। उसमें प्लास्टिक का एक छोटा सा थैला पड़ा हुआ था। देवराज चौहान ने कार सड़क के किनारे रोक दी, क्योंकि थैला खोलने और उसमें रखी चीजें देखने के लिए दोनों हाथ इस्तेमाल करने पड़ते। इंजन बंद करके देवराज चौहान ने थैला खोला। प्लास्टिक के उस थैले में कार के सारे पेपर्स रखे हुए थे। उन पेपर्स से साबित होता था कि वो कार जूही के नाम पर थी। जूही का पूरा नाम जूही चौधरी था। यह बात देवराज चौहान की समझ में नहीं आ सकी कि कोई चौधरी जूही का पति था या पिता।
लेकिन देवराज चौहान ने उस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसके काम की चीज तो उसमें एक ही थी। वो चीज थी जूही का पता, जो किसी समय देवराज चौहान के काम आ सकता था। संयोग से स्टेशनरी की एक दुकान सामने ही थी। देवराज चौहान ने कार से निकलकर छोटी सी एक नोटबुक और साइन पेन खरीदे और नोटबुक में जूही का एड्रेस नोट कर लिया। कार के पेपर्स के साथ जो अहम चीज देवराज चौहान को मिली, वो देवराज चौहान का ड्राइविंग लाइसेंस था। देवराज चौहान को अपेक्षा थी कि उन लोगों ने इस बात का ख्याल जरूर रखा होगा, इसलिए उसने डैशबोर्ड का खाना खोला था। लेकिन कितने अचंभे की बात थी कि कुछ ही दिनों में उसका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया था, वो भी बगैर किसी शिनाख्त इंक्वायरी के। लाइसेंस में देवराज चौहान की फोटो भी लगी हुई थी। देवराज चौहान इस तरफ से संतुष्ट होकर फिर चल पड़ा। अब वो किसी कानूनी पचड़े में ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से नहीं पड़ सकता था। लेकिन अपने बारे में देवराज चौहान अभी भी संतुष्ट नहीं था। मैं कौन हूँ? इस सवाल ने देवराज चौहान को चकरा रखा था। 7:30 बजे एक आदमी ने उसे उसके बारे में बताने का वादा किया था, लेकिन अभी 7:30 बजने में काफी देर थी। देवराज चौहान को लग रहा था जैसे यह विलंब सदियों लंबा हो रहा हो। अचानक देवराज चौहान को एक पब्लिक लाइब्रेरी नजर आई। एक ख्याल दिमाग में आते ही देवराज चौहान ने कार लाइब्रेरी के सामने रोक दी। कार लॉक करके वो लाइब्रेरी में आ गया। लाइब्रेरियन से मिलकर देवराज चौहान ने नियमों के बारे में कार्यवाही पूरी की और मानसिक परेशानियों से संबंध रखने वाली कुछ किताबें निकलवा कर पढ़ने के लिए वहीं बैठ गया। वो उन किताबों के केवल वही अध्याय पढ़ना चाहता था जो खोई हुई याददाश्त के बारे में हो। देखने सुनने में ऐसा ही लगता था और देवराज चौहान खुद भी यही समझ रहा था कि वो अपनी याददाश्त खो चुका है। लेकिन फिर भी देवराज चौहान की इस याददाश्त खो जाने वाली थ्योरी पर पूरा यकीन नहीं था। वो सोच रहा था, यह कैसे संभव है कि मैं टैक्सी में बैठे बैठे अपनी याददाश्त खो बैठूं। फिर यह भी चकरा देने वाली बात थी कि मुझे टैक्सी में देखकर टैक्सी ड्राइवर क्यों बौखला गया था। आखिर उसे यह क्यों नहीं पता था कि मैं उसकी टैक्सी में कहां से बैठा हूं। सब कुछ इतना रहस्यमय था कि उसका विश्लेषण आसान नहीं था। देवराज चौहान ने 7 बजे तक उन किताबों के साथ माथापच्ची की थी, लेकिन यह विश्वास नहीं कर पाया था कि वो मेमोरी लॉस का रोगी है। बल्कि यह ख्याल उसके दिमाग में ज्यादा मजबूती से जड़ पकड़ गया कि उसका ख्याल उन सब मामलों से कहीं अलग है जो आम याददाश्त खो बैठने वाले लोगों के मामले होते हैं। लाइब्रेरी से उठकर देवराज चौहान नरम दिमाग के साथ जोहू चौपाटी की तरफ कार दौड़ाने लगा था। अब देवराज चौहान की सारी उम्मीदें उस अनजान आदमी पर टिकी हुई थी जिसने फोन पर उससे संपर्क किया था। देवराज चौहान 7:30 से कुछ पहले ही चौपाटी पहुंच गया था। सर्दी का मौसम होने के कारण तब तक अंधेरा फैल चुका था, लेकिन चौपाटी पर अंधेरा नहीं था। चौपाटी पर उन दुकानों और स्टॉलों पर रोशनियां ही रोशनियां थी। खेल तमाशों वालों के गैस के हंडे भी अंधेरे को अंगूठा दिखा रहे थे। एक जगह रेत पर गणेश जी की विशाल आकृति बनी हुई थी। वहां भी 2 पेट्रोमैक्स लैंप चल रहे थे। एक अंग्रेज जोड़ा वहां खड़ा एक स्थानीय आदमी से अपनी फोटो खिंचवा रहा था। देवराज चौहान यह सब देखता हुआ चाट की एक कतार में बनी दुकानों की ओर चल पड़ा। रेत से उसके जूते खराब हो रहे थे, लेकिन यहाँ सभी के साथ ऐसा होता था। पक्की जगह सिर्फ वही थी जो दुकानों के आगे बनी हुई थी। देवराज चौहान दुकानों के एक सिरे पर जाकर रुक गया। उस समय ठीक 7:30 बज रहे थे। देवराज चौहान ने एक बार अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली, फिर इधर उधर देखने लगा। उसके आसपास चेहरे तो बहुत थे, मगर देवराज चौहान को यह मालूम नहीं था कि वो इनमें से किस चेहरे के लिए यहाँ आया था। देवराज चौहान 4-5 मिनट इंतजार करता, फिर दूसरे सिरे की तरफ चल पड़ता, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई थी। देवराज चौहान ने एक अधेड़ उम्र लेकिन हट्टे कट्टे आदमी को अपनी तरफ आते देखा। उस आदमी के होठों पर मुस्कुराहट थी, चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वो देवराज चौहान को जानता हो। देवराज चौहान समझ गया कि यही वो आदमी है जिसने उसे चौपाटी पर बुलाया है। उस आगंतुक की मुस्कुराहट के जवाब में देवराज चौहान भी
शिष्टाचारवश मुस्कुरा दिया। मिस्टर राजदेव, आने वाले ने पूछा। जी, देवराज चौहान ने शालीनता से जवाब दिया। उस आदमी ने हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन फिर अचानक न जाने क्या हुआ कि उसका वो हाथ एक झटके से उसकी अपनी गर्दन पर पहुंच गया। उसके चेहरे से प्रसन्नता के भाव पल भर में गायब हो गए थे और उसके चेहरे पर भयंकर यातना के भाव नजर आने लगे थे। अगले ही पल उस सेहतमंद आदमी का दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर पहुंच गया था। अब वो दोनों हाथों से अपना ही गला घोट रहा था। उसकी आंखें बाहर निकली जा रही थी और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। मुंह पूरा खुल गया था। देवराज चौहान हतप्रभ सा खड़ा उस आदमी की यह हालत देख रहा था। कुछ दूसरे लोग भी उस आदमी की यह हालत देखकर ठिठक गए थे। अचानक वो आदमी कटे हुए पेड़ की तरह गिरा था और बुरी तरह तड़पने लगा था, जैसे उसकी जान निकली जा रही हो। उसके दोनों हाथ निरंतर उसकी गर्दन दबा रहे थे और हाथों की पकड़ लगातार सख्त से सख्त होती जा रही थी। दो तीन जवान आदमी झपट कर आगे बढ़े और उन्होंने पूरा जोर लगाते हुए कोशिश की कि उसके हाथ उसकी गर्दन से अलग कर दे, मगर उन्हें जरा भी कामयाबी नहीं मिल सकी। उस आदमी के हाथ लोहे के शिकंजों की तरह अपनी गर्दन पर कसे थे और अब उसकी जुबान भी बाहर आ चुकी थी। उसका चेहरा भी बहुत भयानक नजर आने लगा था। फिर उस आदमी के पास इतनी तेजी से भीड़ जमा हो गई थी कि वो देवराज चौहान को दिखाई नहीं दे रहा था। इधर देवराज चौहान की अपनी हालत यह थी कि वो पथरा कर रह गया था। फिर उस भीड़ में से कोई चीखा था, अरे यह तो मर गया। उसी क्षण देवराज चौहान ने क्षीण सी नारी स्वर में हंसी की आवाज सुनी थी। देवराज चौहान को वो हंसी मोहिनी की ही लगी थी। देवराज चौहान ने बुरी तरह चौंक कर इधर उधर देखा, मगर आसपास मोहिनी तो क्या, कोई दूसरी औरत भी नहीं थी। इस किस्म का कोई हंगामा हो तो औरतें आमतौर पर दूर ही भाग जाया करती हैं। तो फिर देवराज चौहान ने सोचा, वो आवाज किसकी थी? देवराज चौहान को हड़बड़ा देने के लिए एक और सवाल उठ खड़ा हुआ था। वहां जमा भीड़ अब पुलिस को सूचना देने की बातें करने लगी थी। देवराज चौहान ने यही उचित समझा था कि वो तुरंत वहां से खिसक ले। वो भीड़ में रास्ता बनाता तेजी से एक तरफ चल पड़ा। लोग इधर से उधर दौड़ रहे थे, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। देवराज चौहान जल्दी ही सलाखों वाले जंगले से गुजरकर उस जगह पहुंच गया जहां उसने अपनी कार खड़ी की थी। वो आनन फानन कार में बैठा और फिर कार सड़क पर आकर तेज रफ्तार से भागने लगी थी। तेजी से कार चलाते समय देवराज चौहान का दिमाग भी तेजी से चल रहा था। वो तेजी से सोच रहा था कि उसके उस अज्ञात हमदर्द की मौत रहस्यमय थी और उसकी मौत पर देवराज चौहान ने मोहिनी को हंसते हुए भी साफ सुना था। यह इस बात की पुष्टि करता था कि उस बंदे की मौत में मोहिनी का ही हाथ था। हाथ देवराज चौहान की खोपड़ी घूमने लगी। हाथ तो खुद उस आदमी के थे जिन्होंने खुद उस आदमी का गला घोंट दिया था। देवराज चौहान सोच रहा था, क्या मोहिनी ऐसी भी शक्तियां रखती है कि उसके सिर्फ इशारा कर देने से कोई आदमी अपना ही गला घोंट दे? वो सोचे जा रहा था। फिर देवराज चौहान के शरीर में खौफ की लहर सी दौड़ गई। हालांकि मोहिनी देवराज चौहान के लिए अब तक खतरनाक साबित नहीं हुई थी, लेकिन उसके जो क्रियाकलाप देवराज चौहान के सामने आए थे वही उसको दहला देने के लिए काफी थे। इन परिस्थितियों ने अब देवराज के दिमाग में एक और ख्याल को जन्म दिया था। वो ख्याल यह था कि कोई दूसरी ताकत भी थी जो मोहिनी के विरुद्ध सक्रिय थी। वो सोचने लगा, मोहिनी की विरोधी पार्टी ने ही उस अज्ञात व्यक्ति को मेरे पास भेजा होगा ताकि वो मुझे मेरे बारे में सब कुछ बता दे। मगर बिल्कुल सही वक्त पर मोहिनी को इस बारे में पता चल गया होगा और उसने वहां से कोसों दूर रहते हुए भी उस व्यक्ति की हत्या कर दी और अपनी विरोधी पार्टी को मात दे दी थी। देवराज चौहान के लिए यह बड़ी खुशी की बात थी कि कोई ताकत मोहिनी के खिलाफ सक्रिय थी और वो ताकत तय है कि खुद देवराज चौहान के बारे में ही नहीं बल्कि मोहिनी के बारे में भी बहुत कुछ जानती होगी। अगर वो किसी तरह उस ताकत तक पहुंच बना लेता तो उसके लिए
बहुत फायदेमंद साबित हो सकता था। लेकिन मैं उस ताकत, उस आदमी या औरत, उस हस्ती को कहां तलाश करूं? देवराज चौहान के लिए अब यह भी एक अहम सवाल था। वैसे देवराज चौहान को यह भी उम्मीद थी कि इस मौत के बाद वो दूसरी पार्टी भी चैन से नहीं बैठी रहेगी, उससे संपर्क करने का कोई दूसरा रास्ता जरूर बना लेगी। अब देवराज चौहान को उसी वक्त का इंतजार करना था, उस अनजानी पार्टी को ढूंढने का। देवराज चौहान के पास कोई तरीका भी नहीं था। देवराज चौहान ने कार दिल्ली दरबार होटल के सामने रोक दी। इतनी परेशानी के बाद भी अब उसे भूख लगने लगी थी। आज दिन भर में उसने कुछ सैंडविचेस के सिवा कुछ नहीं खाया था। कार लॉक करके वो अंदर चला गया। खाना आने और खाने में देवराज को काफी वक्त लग गया, क्योंकि यह लंच का टाइम था और इस वक्त होटल में काफी भीड़ थी। खाने के बाद देवराज चौहान ने चाय भी पी और सिगरेट सुलगाकर उठ गया। अब 9:30 बज चुके थे, लेकिन वो 11 बजे से पहले प्रभु लॉज नहीं जाना चाहता था। इस हिसाब से अभी देवराज चौहान को लगभग 1.5 घंटा इधर बिताने की जरूरत थी। उसने सोचा कि एक बार फिर चौपाटी का चक्कर लगा लेना चाहिए। वहां जाकर उस अभागे के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती थी, जो खुद अपना कत्ल कर बैठा था। जब देवराज चौहान दोबारा चौपाटी पहुंचा, तो उस घटना को घटे 3 घंटे बीत चुके थे। अब वहां पुलिस भी नजर नहीं आ रही थी और बहुत सी दुकानें अभी भी बंद थी। उनके मालिक या तो दुकान बंद करके भाग खड़े हुए थे, या फिर पुलिस ही उन्हें पूछताछ के लिए ले गई थी। औरतें भी नजर नहीं आ रही थी और वातावरण में भय और सनसनी साफ तौर पर महसूस की जा सकती थी। खुशी भरा हंगामा, जो बरसों से चौपाटी की विशेषता है, बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। इधर उधर दो दो चार चार की टोलियों में खड़े लोग उसी भयानक घटना के बारे में धीमी धीमी स्वरों में बातें कर रहे थे। जब देवराज चौहान बातें सुनने के लिए किसी ग्रुप के पास पहुंचता, तो लोग एकदम चुप हो जाते थे। शायद सोचते हो कि वो सादा कपड़ों में पुलिस वाला न हो और उनके मुंह से कोई ऐसी वैसी बात निकल गई तो वो मुसीबत में पड़ जाएंगे। वहां से देवराज चौहान को कुछ भी नहीं मालूम हो सका था। देवराज चौहान ने सीधे तौर पर किसी से पूछताछ शुरू करना उचित नहीं समझा था। अब यही हो सकता था कि उसे अगले दिन अखबारों या न्यूज चैनलों से कुछ पता चले। इस दूसरे चक्कर में देवराज चौहान को चौपाटी पर अलग समय लग गया था। अब वह प्रभु लॉज जाने का फैसला कर सकता था। हालांकि जरूरी नहीं था कि देवराज चौहान को वहां कोई कामयाबी मिल ही जाती। सिर्फ एक संभावना ही थी कि देवराज चौहान के पास जो चाबी है, वो प्रभु लॉज के उस अपार्टमेंट की हो सकती है, जिसके बारे में देवराज चौहान का ख्याल था कि वो अतीत में वहां रहता होगा। वो कार में प्रभु लॉज की तरफ चल पड़ा। प्रभु लॉज जाते हुए देवराज चौहान के शरीर में सनसनी दौड़ रही थी, इसलिए वो कार को ज्यादा तेज नहीं चला रहा था। इस समय देवराज चौहान के दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वो सोच रहा था, अगर प्रभु लॉज में किसी ने उसे उस अपार्टमेंट में घुसते देखकर चोर चोर का शोर मचा दिया, तो फिर वहां से भागना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां कई बड़ी हस्तियां रहती हैं, इसलिए वहां की सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है। और अगर पुलिस ने मुझे एक चोर के रूप में गिरफ्तार कर लिया, तो मेरी तस्वीरें भी अखबारों में छप सकती हैं, जिन पर विदेशी जासूस का लेबल अभी भी लगा हुआ हो सकता है। ये सारी बातें देवराज चौहान के दिमाग में चकराती रही थी, लेकिन अपने बारे में जानने की बेसब्री इतनी बड़ी हुई थी कि वो कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार था। यहाँ तक का खतरा कि शायद मोहिनी ही उसके इस काम से नाराज हो जाए। देवराज चौहान नहीं समझ सकता था कि उसके इस कदम पर मोहिनी की क्या प्रतिक्रिया होगी। देवराज चौहान ने प्रभु लॉज से कुछ दूरी पर कार रोक दी। उचित नहीं था कि वो इस कार को बिल्डिंग के कंपाउंड में लाता। अगर वो ऐसा करता, तो गेट पर ड्यूटी गार्ड जरूर कार का नंबर वगैरह नोट करते। 11:30 बजे थे जब वो प्रभु लॉज की लिफ्ट द्वारा ऊपर जा रहा था। देवराज चौहान के दिल की धड़कनें काफी तेज थी। उसके एक हाथ में रुमाल था, ताकि वक्त पड़ने पर वह मुंह ढांप सके। वैसे इस वक्त बिल्डिंग सन्नाटे में डूबी हुई थी। सर्दियों के मौसम में 11:30 बजे कौन बाहर निकलता? बस किसी किसी अपार्टमेंट में से बातें करने की धीमी धीमी सी आवाजें आ रही थी।
देवराज चौहान की शायद किस्मत अच्छी थी कि वो कथित तौर पर अपने अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंच गया था और उसका सामना किसी से नहीं हुआ था। जब देवराज चौहान ने जेब से चाबी निकाली तो व्यग्रता से उसके हाथ कांप रहे थे और जब उसने ताले के सुराख में चाबी डाली तो हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज हुई जो सन्नाटे और देवराज चौहान के दिल में चोट के कारण खुद उसे बहुत तेज सुनाई दी थी। देवराज चौहान का दिल जैसे उछल पड़ा था। देवराज चौहान ने हड़बड़ाकर चाबी को जोर से ताले में घुसा दिया और चाबी घूम भी गई। अगर वो इस वक्त परेशान न होता तो उसकी खुशी की सीमा न रहती। देवराज चौहान की परेशानी यह थी कि कोई उसे देख न ले। लॉक खुल चुका था। देवराज चौहान ने जल्दी से दरवाजे को धकेला। दरवाजा खुलता चला गया। उसी फुर्ती से देवराज चौहान ने अंदर आकर दरवाजा बंद भी कर लिया। वो दरवाजे से पीठ लगाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। मारे उत्तेजना के देवराज चौहान की सांस फूल रही थी। देवराज चौहान इस वक्त घोर अंधेरे में खड़ा था। देवराज चौहान 5-6 मिनट वहीं और वैसे ही खड़ा रहा था। अब देवराज चौहान अपनी जगह से हिला और दरवाजे के पास दीवार पर स्विच बोर्ड टटोलने की कोशिश करने लगा। देवराज चौहान को स्विच बोर्ड भी मिल गया, लेकिन उसी क्षण देवराज चौहान की अक्ल ने जोर मारा कि रोशनी करना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बाहर से गुजरने वाले किसी प्राणी को अगर रोशनी नजर आ जाती तो खाली पड़े अपार्टमेंट में इतनी रात गई रोशनी देखकर कोई हंगामा खड़ा कर सकता था। तो अब क्या किया जाए? देवराज ने सोचा। मुझे बाजार से एक छोटी टॉर्च खरीद लेनी चाहिए थी, लेकिन देवराज चौहान के दिमाग को परिस्थितियों ने इतना चकरा रखा था कि इन दिनों उसे कोई भी ढंग की बात सूझ ही नहीं रही थी। अब देवराज चौहान के सामने समस्या यह थी कि क्या करे। देवराज चौहान की जेब में माचिस जरूर थी, लेकिन माचिस की सारी तीलियां फूंककर भी शायद वो एकाध कमरे की तलाशी ले पाता। सोच विचार के बाद आखिर देवराज चौहान ने माचिस जेब से निकाल ही ली थी। उसने सोचा था कि वो किसी अंदर वाले कमरे में जाकर वहां की लाइट तो ऑन कर ही सकता है। वो रोशनी बाहर तक नहीं पहुंचती। देवराज चौहान अंधेरे में ही 2 कदम आगे बढ़ा और फिर उसने माचिस की तिल्ली जला ही ली। आखिर में छोटा सा पीला सा शोला लपका, जैसे किसी रेगिस्तान के घोर अंधेरे में नन्हा सा दीपक टिमटिमा उठा हो। उस हल्की सी धीमी सी रोशनी में देवराज चौहान को सिर्फ इतना अंदाजा हो सका था कि यह एक ड्राइंग रूम है, लेकिन देवराज चौहान को वहां का साजो सामान साफ नजर नहीं आ रहा था। एक तीली की रोशनी में नजर भी कैसे आता? एक तीली के बुझने से पहले ही देवराज चौहान ने दूसरी तिल्ली जला ली थी। बुझती हुई पहली तिल्ली की लौ से ही उस दौरान देवराज चौहान की आंखें उस अंधेरे वातावरण में देखने की थोड़ी बहुत अभ्यस्त हो गई थी। देवराज चौहान कुछ कदम आगे बढ़ा था तो उसे एक दरवाजा भी नजर आ गया था। देवराज चौहान उसी तरफ बढ़ गया। फर्श पर कालीन बिछा हुआ था। फिर भी देवराज चौहान की कोशिश यही थी कि वो दबे पैरों ही चले। जब देवराज चौहान उस दरवाजे के पास पहुंचा तो यह सोचकर उसका दिल फिर तेजी से धड़क उठा कि कहीं इसमें भी ताला न लगा हुआ हो। ज्यादातर लोग घर के सारे कमरों पर ताले लगाकर ही कहीं बाहर जाते हैं। उस दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते माचिस की दूसरी तिल्ली भी समाप्त होने जा रही थी। देवराज चौहान ने जल्दी से तीसरी तिल्ली जलाई। देवराज चौहान ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की और उसके मुंह से चैन की एक सांस निकल गई। दरवाजा लॉक नहीं था। वह जल्दी से अंदर प्रवेश कर गया। अंदर पहुंचकर देवराज चौहान ने दरवाजे के पास की दीवार पर नजर डाली। तीली के नन्हे से शोले की क्षीण सी रोशनी में देवराज चौहान को फौरन स्विच बोर्ड नजर आ गया। देवराज चौहान ने जल्दी से पहला स्विच दबा दिया। हल्की सी चट की आवाज थी और कमरा रोशनी से भर गया था। उसके फौरन बाद ही वैसी ही चट की आवाज हुई थी जैसी पहली स्विच दबाने से पैदा हुई थी। हालांकि देवराज चौहान ने दूसरा कोई स्विच नहीं दबाया था। कमरे की रोशनी में और बढ़ोतरी हो गई थी। एक लाइट और जल उठी थी। देवराज चौहान चौंक कर मुड़ा था और मंत्रमुग्ध सा होकर रह गया था। कमरे के बीचों बीच वही आतिशी लड़की खड़ी थी जिससे देवराज चौहान बांद्रा वाले भूतहा बंगले में 2 बार बातचीत कर चुका था। लेकिन इस समय
वो आग के ऊंचे शोलों में घिरी कोई पारलौकिक हस्ती नहीं लग रही थी। वेलकम मिस्टर राजदेव, वो खनखनाती आवाज में बोली थी। देवराज चौहान को उसके सुर्ख होठों का उभार यूं लग रहा था जैसे भीगे गुलाब की पत्तियां खुल रही हों। देवराज चौहान को वो उस वक्त स्वर्ग से उतरी अप्सरा लग रही थी, चमकती दमकती सौंदर्य की मूर्ति। देवराज चौहान जो उम्मीदें बांधकर इस अपार्टमेंट में आया था, वो तो मिट्टी में मिल ही चुकी थी। लेकिन न जाने क्यों देवराज चौहान के दिल पर उस असफलता का सदमा ज्यादा नहीं लगा था। उस लड़की को देखकर देवराज चौहान के दिल में जो आग लगी थी, वो किसी ऐसी व्यक्ति जैसी थी जिसे कई दिन दहकते रेगिस्तान में प्यासे भटकते अचानक अपने सामने ठंडे मीठे पानी का चश्मा नजर आ गया हो। आओ राजदेव, उसने अपनी गोरी गोरी बाहें फैला दी थी। महान मोहिनी जी से कोई भी बात छुपी नहीं रह सकती। उन्हें पता था कि तुम यहाँ आओगे। उन्होंने तुम्हारे स्वागत के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। उन्होंने यह भी कहा कि मैं तुम्हारे लिए महान मोहिनी जी की तरफ से एक इनाम बन जाऊं। देवराज चौहान का जिस्म किसी दिव्य साज की तारों की तरह झंझना उठा था। वो कुछ कह रही थी, उसका मतलब बिल्कुल साफ। वो जो कुछ कह रही थी उसका मतलब बिल्कुल साफ था। देवराज चौहान इस अपार्टमेंट में अपने अतीत और वर्तमान के रहस्य सुलझाने आया था, लेकिन अब इस सुडोल गोरे बदन के रहस्य जानने के सिवा उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। इस वक्त देवराज चौहान एक उलझा हुआ आदमी नहीं, सिर्फ एक मर्द था और उसके सामने एक संपूर्ण औरत खड़ी उसे प्रणय की दावत दे रही थी। उस औरत में कहीं कोई कमी, कोई खोट नजर नहीं आ रहा था देवराज चौहान को। वो झीनी सी गुलाबी मैक्सी पहने हुई थी। आओ राजदेव, उसने एक बार फिर देवराज चौहान को जैसे किसी विलास गृह से पुकारा। देवराज चौहान के कदम किसी सम्मोहित व्यक्ति की तरह अनायास उसकी तरफ उठने लगे थे। वो अपने आप को हवाओं में उड़ता महसूस कर रहा था। वो थकान शायद देवराज चौहान को अगले दिन दोपहर तक बिस्तर से न उठने देती, मगर उसे झंझोड़ कर जगा दिया गया था। देवराज चौहान को जगाने वाली उसकी रात की हमसफर ही थी, लेकिन उस समय उसने पारदर्शी मैक्सी नहीं पहनी हुई थी। इस समय वो सिल्क की साड़ी बांधी हुई थी। देवराज चौहान लेटे लेटे आलस्य से उसे देखता रहा था। उसकी दोनों आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई दिव्य स्वप्न देख रहा हो। बस अब उठ जाओ, सुबह होने वाली है, वो मुस्कुराकर बोली। इससे पहले कि सुबह की रोशनी फैल जाए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब देवराज चौहान ने पलकें झपकाई तो उसे याद आने लगा कि वो कहाँ है। देवराज चौहान ने 2 बार इधर उधर देखा। यह भी एक बेडरूम था, लेकिन यह वो कमरा नहीं था जहां वो रात को देवराज को नजर आई थी। देवराज चौहान सोच रहा था, यह कमरा भी जरूर इसी अपार्टमेंट का ही होगा, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं कि हम दोनों कब यहाँ आए थे। रात की सारी बातें मेरे मस्तिष्क में एक धुंधले से सपने की तरह बिखरी बिखरी हुई सी क्यों हैं। और वो बिखराव ऐसा था कि उसे पूरी तरह क्रम में तुरंत जोड़ लेना देवराज चौहान के लिए संभव नहीं था। वो शायद देवराज चौहान को अपना नाम भी बता चुकी थी, लेकिन देवराज चौहान को वो नाम भी याद नहीं था। उसे यह एहसास था कि उसने लड़की से काफी बातें की थी। अब उठ भी जाओ, वो फिर से खनखनाती आवाज में बोली थी। देवराज चौहान ने तैयार होने में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगाए थे। अब देवराज चौहान के दिमाग ने पूरी तरह काम करना शुरू कर दिया था। उसे याद आ गया था कि वो इस अपार्टमेंट की तलाशी लेने यहाँ आया था। देवराज चौहान की जेब में पड़ी चाबी के अपार्टमेंट के दरवाजे में फिट लॉक में लग जाने से उसे पूरी उम्मीद थी कि यहाँ से उसे अपने बारे में जानने के लिए कोई न कोई सबूत जरूर मिलेगा। लेकिन मोहिनी का इनाम अचानक उसके इरादों के रास्ते में दीवार बन गया था। अब मौका नहीं था कि देवराज चौहान इस अपार्टमेंट की तलाशी ले सकता। देवराज चौहान नहीं जानता था कि उसे दोबारा यहाँ आने का मौका मिलेगा या नहीं। देवराज चौहान तैयार होकर बाहर निकला तो बाहर उसे वही कमरा नजर आया जहां वो लड़की पारदर्शी मैक्सी में उसे नजर आई थी। लड़की ने अपार्टमेंट की सारी लाइटें बुझाई थी और देवराज चौहान को साथ लेकर बाहर निकल आई थी। बिल्डिंग में इस समय भी
सन्नाटा पसरा हुआ था। बिल्डिंग में गेट पर गार्डों ने उन्हें देखा, लेकिन कोई पूछताछ नहीं की। शायद वो यहाँ आने वालों से ही पूछताछ करते थे। वो सुबह 5:30 बजे का समय था और स्ट्रीट लाइटें भी ऊँगती हुई सी नजर आ रही थी। बहुत दूर एक कार जाती नजर आ रही थी। यूं लगता था कि जैसे उस इलाके में जिंदगी ने अभी एक झुरझुरी लेकर अंगड़ाई ली थी और जागने में अभी जिंदगी कुछ देर और लगाएगी। देवराज चौहान अजीब सी हालत में उस अप्सरा के साथ चलता हुआ कार तक पहुंचा था और जब देवराज चौहान ने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी तो वह उसके साथ वाली सीट पर आ बैठी थी। बैठते ही वो बोली, बांद्रा वाले उसी बंगले में चलना है, जरा तेजी से, पूरी तरह उजाला फैलने से पहले हमें वहां पहुंच जाना चाहिए। देवराज चौहान ने इंजन स्टार्ट किया और कार आगे बढ़ा दी। फिर उसके पैर का दबाव एक्सीलेटर पर बढ़ता चला गया। कार हवा से बातें करने लगी। उस समय देवराज चौहान बड़ी व्याकुलता की स्थिति में था। उसे अपनी जिंदगी व्यर्थ नजर आने लगी थी। वो जो कुछ करना चाहता था नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि वो आजकल तो कुछ सोचता भी था, वो सोच नहीं पाता था। उसकी अपनी सोच में उसकी हालत ऐसी थी जैसे कागज का कोई नन्हा सा टुकड़ा आंधी में चकराता फिर रहा है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों हूँ, यह मेरे अलावा दूसरे लोग जानते हैं और अभी उन पर मेरा कोई बस क्यों नहीं है। वो बड़बड़ाया। किस सोच में पड़ गए हो? लड़की ने पूछा। ओह! देवराज चौहान ने चौंक कर अपने साथ बैठी लड़की को देखा, जो शुरू में उसे बड़ी रहस्यमय नजर आई थी। अब उसने रात को देखा तो पाया था कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि भरी पूरी औरत थी। देवराज चौहान ने उसे धधकती हुई आग में इस तरह खड़ी देखा था जैसे किसी फिल्म का कोई रोमांचक और रहस्यमय सीन देख रहा हो। लेकिन रात को वो देवराज चौहान के लिए एक आम सी औरत साबित हो चुकी थी। तुम इतने खोए खोए से क्यों हो रहे हो? वो फिर बोली थी। तुम देवराज चौहान की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। हाँ हाँ बोलो, उसने देवराज चौहान को उकसाया। अब तो तुम्हें मुझसे बात करते हुए बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? नाम? वो थोड़ा व्यंग से बोली। क्या तुम्हारी याददाश्त इतनी ही कमजोर हो गई है? देवराज चौहान ने बेचैनी से पहलू बदला। यह उसकी मानसिक स्थिति की हलचल प्रकट करता था। फिर वो उलझी हुई सी आवाज में बोला, हाँ, तुमने अपना नाम बताया था, इतना तो मुझे याद है, लेकिन क्या नाम बताया था यह मुझे याद नहीं आ रहा है। रात को मेरी हालत अजीब थी। शायद सदियों पुरानी आग में झुलसते हुए मैं सब कुछ भूल गया था। देवराज चौहान के मुंह से शब्द इस तरह लुढ़क रहे थे जैसे अपनी वाणी पर उसे खुद अधिकार न हो। वो हंसने लगी। उसकी हंसी एक भरपूर औरत की हंसी थी, या एक ऐसी ताकतवर हंसी जिसमें लगातार विजेता बने रहने का विश्वास होता है। मेरा नाम रजिया है, वो बोली, लेकिन मेरा कोई एक महबूब नहीं, एक महबूब हो भी नहीं सकता। वो कुछ दिनों में ही मर जाएगा। देवराज चौहान इसमें क्या कह सकता था? वो खामोश ही रह गया था। रजिया ने अपना सुडौल मगर मजबूत हाथ देवराज चौहान के कंधे पर रख दिया और बोली, घबराओ नहीं, बहुत जल्दी तुम्हारा आत्मविश्वास लौट आएगा। वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं जब तुम आत्मविश्वास से भरपूर एक मजबूत इंसान बनकर दुनिया के सामने आओगे। जो लोग महान मोहिनी जी को पसंद आ जाते हैं, उनकी जिंदगी की खुशहाली से लोग ईर्ष्या करने लगते हैं और महान मोहिनी जी ने तुम्हें पसंद कर लिया है। इसका सबूत यह है कि मैं तुम्हें इनाम में मिल चुकी हूँ। यह इतना बड़ा इनाम है जो महान मोहिनी जी बहुत ही कम किसी को देती हैं। देवराज चौहान ने रजिया की बातों का कोई जवाब नहीं दिया था और कार बांद्रा के उसी भूतहा मकान के सामने पहुंच गई थी। अब सुबह होने लगी थी। अब जल्दी से अंदर चले आओ, रजिया धीरे से बोली थी। आसपास के लोगों को पता नहीं कि यहाँ कोई रहता है। और यह कार? रजिया ने देवराज चौहान की तरफ गंभीरता से देखा, फिर बोली, तुम कार की फिक्र मत करो, इधर हम अंदर जाएंगे, उधर यह कार यहाँ से गायब हो जाएगी। तुम अब आओ। इस बातचीत के दौरान वो दोनों कार से उतर चुके थे। कार की चाबी देवराज चौहान ने इग्निशन में ही छोड़ दी थी और देवराज चौहान का ख्याल था
कि रजिया ने खास तौर पर नोट किया था कि देवराज चौहान ने चाबी छोड़ दी है या नहीं। जैसे ही वो मकान के सामने पहुंचे थे, दरवाजा खुल गया था। देवराज चौहान के शरीर में फिर सनसनी सी दौड़ गई, क्योंकि दरवाजा खोलने वाली मर्जाबा थी, वही काली बिल्ली जैसी काली लड़की। वो अब भी देवराज चौहान को सिहरा देती थी, क्योंकि देवराज चौहान के ख्याल से वो उसी रहस्यमय बिल्ली का मानवीय रूप थी, जिसे देवराज चौहान ने पहले दिन कॉरिडोर में कुर्सी पर बैठे हुए देखा था। इस समय देवराज चौहान ने काली लड़की की आंखों में वही फर्क महसूस किया जो सुबह और रात के वक्त बिल्ली की आंखों में दिखाई पड़ता है। देवराज चौहान ने जब भी मरजाबा उर्फ जाबा को भिन्न भिन्न समय पर देखा था, उसे काली लड़की की पुतलियों की गोलाई अलग अलग नजर आई थी। रात के समय बिल्कुल गोल और दोपहर के समय सिर्फ एक लकीर की तरह। रजिया देवराज चौहान को लेकर अंदर चली गई। उसने पलटकर नहीं देखा था कि मर्जाबा ने दरवाजा बंद किया था या नहीं। तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई होगी, रजिया ने कहा। क्या तुम सोना चाहते हो? नहीं, अब मुझे नींद नहीं आएगी। लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई? देवराज चौहान ने कहा। अगर तुमने यहाँ आना ही था, तब भी मैं तुम्हें छोड़कर उस फ्लैट में चला जाता जिसकी चाबी तुम्हें जूही ने दी थी। हाँ, लेकिन महान मोहिनी जी अब नहीं चाहती कि तुम उस फ्लैट में रहो। क्यों? यह तो महान मोहिनी जी ही जानती होंगी, तुम्हें नहीं पता? नहीं, रजिया के लहजे में सच्चाई का पुट था। देवराज चौहान उस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। वो समझ गया था कि मोहिनी ने उसे उस फ्लैट से हटाने का फैसला क्यों किया था। सिर्फ इसलिए कि उस फ्लैट का टेलीफोन नंबर उस अनजानी ताकत को मालूम हो गया था, जो मोहिनी की विरोधी थी और जिसने अपने एक दूत को देवराज चौहान से मिलने के लिए चौपाटी भेजा था। मगर मोहिनी की वजह से उस बेचारे को भयानक मौत मिली थी। देवराज चौहान सोच में पड़ गया। अब क्या कभी मुझे उस अज्ञात विरोधी पार्टी तक पहुंचने का मौका मिल सकेगा? उम्मीद तो कम ही है, मगर संभावना तो है यही कि शायद विरोधी पार्टी वाले खुद ही मौका देखकर मुझसे संपर्क कर लें। अब देवराज चौहान ने उस समय का इंतजार करने की ठानी, जिस समय की विरोधी पार्टी वाले उससे संपर्क करते। इसके अलावा उसे और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वो अपनी कोशिशों से अपने व्यक्तित्व पर से पर्दा नहीं हटा सकता था। रजिया ने कहा, अगर तुम सोना नहीं चाहते तो आओ बैठो, कुछ देर बातें करेंगे। इतनी देर में जाबा हमारे लिए नाश्ता भी ले आएगी। जाबा? देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। उस समय देवराज चौहान के दिमाग में एक सवाल उभरा था, मगर वो उसकी जुबान पर आते आते रुक गया था। वो जाबा के बारे में जानना चाहता था, मगर साथ ही उसे कोई संतोषजनक जवाब मिलने की भी उम्मीद नहीं थी। देवराज चौहान ने सोचा, सिर्फ मरजाबा ही क्या, अब तक जो घटनाएं मेरे साथ घटती रही हैं, वो घटनाएं और उनके सारे के सारे किरदार ही अपने आप में सवाल थे, बड़े सवाल जिनके जवाब मिलने की भी अपेक्षा नहीं की जा सकती। यह औरत भी मेरे लिए एक सवाल ही है, जो इस वक्त मेरे सामने बैठी मुस्कुराकर बातें कर रही है। इसने अपना नाम रजिया बताया था। कौन जाने यह रजिया ही है या कोई राधा रेखा है। इन ख्यालों में उलझे देवराज चौहान ने बेध्यानी में सिर उठाकर गौर से रजिया के चेहरे की तरफ देखा। देवराज चौहान को यूं घूरते देखकर रजिया बोले बिना नहीं रह सकी थी। तुम मेरे बारे में किसी उलझन में पड़े हुए हो? देवराज चौहान ने एक गहरी सांस लेकर कहा। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? मेरे बारे में सिर्फ एक बात ऐसी है जिसने तुम्हें चक्कर में डाल रखा है। क्या? देवराज चौहान ने हैरानी से पूछा। तुमने मुझे आग के दहकते शोलों से घिरा देखा था। हाँ, क्या यह मामूली बात है? बहुत मामूली। रजिया के होठ इस तरह थरथराए थे जैसे उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी हो। ठीक है, देवराज चौहान ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे लिए ये मामूली बात होगी, मगर मेरे लिए हिला देने वाली थी। अगर मुझे महान मोहिनी जी से इजाजत मिल गई तो मैं तुम्हें भी उन शोलों में डांस करने के लिए ले चलूंगी। लेकिन अभी तुम अपना दिमाग इन बातों में न उलझाओ। रजिया फिर मुस्कुराकर बोली, तो फिर क्या करूं? तुम अपनी आने वाली ऐशो आराम की जिंदगी की तरफ क्यों नहीं ध्यान देते?
जो बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रही है। ऐशो आराम? देवराज चौहान ने जहरीले स्वर में कहा। बड़े ऐश और आराम है। मैं एक फरार अपराधी के तौर पर दर दर मारा मारा फिर रहा हूं। अब तुम फरार अपराधी नहीं हो। क्यों? अब क्या हो गया है? आज का अखबार देख लेना, सब कुछ तुम्हारी समझ में आ जाएगा। देवराज चौहान इस तरह रजिया का मुंह देखने लगा जैसे वो पागल हो गई हो। थोड़े से अंतराल के बाद देवराज चौहान सोचकर बोला, अखबार में ऐसी क्या न्यूज हो सकती है जो मुझे संतुष्ट कर दे? विश्वास करो कि अखबार में ऐसी खबर जरूर होगी। क्या तुम्हें उसकी डिटेल्स नहीं मालूम? मालूम है। तो फिर तुम ही क्यों नहीं बता देती? मैं? रजिया ने कुछ सोचकर कहा। हाँ, मैं भी बता सकती हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं। देवराज चौहान उत्सुक निगाहों से रजिया की तरफ देखने लगा। रजिया ने थोड़ा रुककर कहना शुरू किया। उस फ्लाइट के पैसेंजरों में अजीत राज नाम का एक आदमी भी था। वो कल खुदकुशी कर चुका है। वो चूंकि उसी फ्लाइट की पैसेंजर लिस्ट में था, इसलिए उसकी मौत की खबर पर इंस्पेक्टर तावड़े की भी दिलचस्पी जाग उठी थी। अजीत राज की मौत की जांच करने वाली पुलिस टीम ने इंस्पेक्टर तावड़े को पूरा सहयोग दिया था। फिर आगे? रजिया के जरा सा रुकने पर देवराज चौहान ने चौंक कर पूछा। तभी रजिया बोल पड़ी। हाँ, उसके बाद तावड़े को अजीत राज की डायरी मिल गई थी। उस डायरी में अजीत राज ने लिखा था कि शमशेर राजपूत नाम की पहेली उसी ने तैयार की थी। पासपोर्ट वगैरह चेक कराने के लिए लगी लाइन में सबसे आगे अजीत राज ही था। पासपोर्ट और कागजात चेक करवाकर उसने कस्टम इंस्पेक्टर को अपना ब्रीफकेस खोलकर दिखाया था और फिर बाथरूम में चला गया था। उसके पास और कोई सामान नहीं था जिसे कस्टम चेक करवाने के लिए उसे रुकना पड़ता। ब्रीफकेस कस्टम क्लियर करवाकर वो उस पर चेक का निशान लगवा ही चुका था। बाथरूम में जाकर उसने रबड़ की एक पतली झिल्ली, जो आमतौर पर फिल्म एक्टर इस्तेमाल करते हैं, अपने चेहरे पर चढ़ा ली थी। उसके बाद वो बाथरूम से निकलकर फिर लोगों की लाइन में जा खड़ा हुआ था, जो लोग अपने कागजातों की जांच पड़ताल करवाने के लिए खड़े हुए थे। जब अजीत राज का नंबर आया था तो उसने अपना नाम शमशेर राजपूत बताया था, लेकिन देवराज चौहान ने उसे रोककर कुछ पूछना चाहा था। रजिया हाथ उठाकर जल्दी से बोली, पहले पूरी बात सुन लो, उसके बाद अगर कुछ पूछना चाहो तो पूछ लेना। ओके, देवराज चौहान बोला, कहो। उसके शमशेर राजपूत नाम बताने के साथ साथ उसने ऐसा प्रकट किया था कि उसके पास पासपोर्ट और कोई कागजात नहीं है। इस रहस्य उद्घाटन ने वहां सनसनी फैला दी थी कि कोई पैसेंजर बिना पासपोर्ट और टिकट के हवाई सफर करने में कैसे कामयाब हो गया। उस वक्त तक लाउंज में काफी भीड़ हो गई थी। सभी लोग जल्दी जल्दी कस्टम से अपना अपना सामान क्लियर करवाने की फिक्र में थे। शमशेर राजपूत नाम के एक पैसेंजर के पास पासपोर्ट और कागजातों के बगैर हवाई सफर करके इमिग्रेशन और कस्टम के काउंटरों तक पहुंच जाने से वहां हंगामा मच गया था। सिक्योरिटी वाले भी सक्रिय हो गए थे और फिर वो अजीत राज वहां से भाग निकला था। देवराज चौहान मंत्र मुग्ध सा सुन रहा था। वो खुद भी कई वर्षों से मुंबई के अंडरवर्ल्ड से संबंध रखता था, लेकिन यहाँ शायद उसे कई नई जानकारियां और हथकंडे जानने को मिल सकते थे। रजिया कह रही थी। लोगों की भीड़ का सहारा लेकर वो फिर टॉयलेट में गया था और वहां उसने अपना मेकअप उतारकर मेकअप और उस शख्सियत से संबंध रखती सारी चीजें जलाकर फ्लश में बहा दी थी। उसके बाद वो बड़े आराम से अपना ब्रीफकेस हिलाते हुए बाहर निकल आया था। सिक्योरिटी वालों ने टॉयलेट में भी तलाशी ली थी, मगर उन्हें जिस हुलिये वाले आदमी की तलाश थी वो उन्हें कहीं नजर नहीं आया था। फिर तुरंत ही लाउंज के दरवाजे बंद कर दिए गए थे और शमशेर राजपूत को खोजने का अभियान पूरी तेजी से जारी हो गया था। सारे पैसेंजर से पूछताछ भी की गई थी और उनके कागजात भी दोबारा चेक किए गए थे। अजीत राज ने बयान दिया था कि जिस हुलिये के आदमी को तलाश किया जा रहा है वो उसके बराबर वाली सीट पर ही बैठा हुआ था। उसके बयान ने स्थिति की जटिलता को कुछ और बढ़ा दिया था, लेकिन शमशेर राजपूत को न मिलना था, न ही वो मिला था। उसके बाद एक विदेशी मुसाफिर के फरार होने की दास्तान पुलिस तक पहुंच गई थी। वो भी सक्रिय हो गए थे।
रजिया लगातार बोले जा रही थी। वो जल्दी सांस लेने को भी नहीं रुक रही थी। अंत में उसने बात पूरी करते हुए कहा, अजीत राज की मौत के बाद यह पहेली हल हो गई है, लेकिन अभी तक इसका अंदाजा किसी को नहीं है कि अजीत राज ने यह संगीन शरारत क्यों की थी। डायरी में इसकी कोई वजह नहीं लिखी गई थी? देवराज चौहान ने पूछा। शायद लिखी गई हो, लेकिन डायरी के अगले पन्ने फटे हुए पाए गए थे। इसलिए संदेह किया जा रहा है कि शायद अजीत राज ने खुदकुशी नहीं की, उसका कत्ल किया गया है। उसे कत्ल करने वाले वही लोग होंगे जिन्होंने उससे यह हरकत करवाई थी। उसे कत्ल करने वाले कौन लोग हो सकते हैं? रजिया ने देवराज चौहान की आंखों की तेजी को अपने चेहरे पर महसूस किया। वो मुस्कुराकर देवराज चौहान से आंखें मिलाकर बोली, तुम्हारे ख्याल में क्या वो मैं हूं? देवराज चौहान उसके सवाल का जवाब देने की बजाय बोला, आखिर अजीत राज ने ऐसा मेकअप क्यों किया कि वो मेरे हुलिये जैसा लगने लगे? अगर अजीत राज जिंदा होता तो हम उसी से पूछ लेते, वो हंसकर बोली। लेकिन देवराज चौहान का स्वर सरसरा रहा था। मोहिनी तो है ना? ओह, तो तुम यह समझ रही हो कि यह सारा कांड महान मोहिनी जी ने करवाया है? क्या इसके अलावा कुछ और भी सोचा जा सकता है? यह सारा खेल जरूर इसलिए खेला गया होगा कि हुलिये के आधार पर मुझे जाल में फंसाया जा सके, मुझे मजबूर किया जाए कि मैं थक हार कर मोहिनी की शरण में जाने को ही अपनी जान छुड़ाने का एकमात्र उपाय समझ लूं। क्या यह गलत है? देवराज चौहान आखिर देवराज चौहान था। उसका दिमाग काम करता था। इस बार रजिया गंभीरता से बोली, अगर यह सब कुछ मोहिनी जी के इशारे पर हुआ भी है तो यकीन करो कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे तुम्हारी इस बात पर भी शक है। अच्छा, तो फर्ज करो कि यह सब कुछ महान मोहिनी जी ने ही करवाया है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? उनकी शरण में जाकर तुम फायदे में रहोगे। किसको फायदा होगा और किसको नुकसान, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देवराज चौहान के स्वर में ब्लेड की धार जैसा पैनापन था। लेकिन इंसान की जान उसकी अपनी ही होती है, किसी दूसरे को दिया हुआ कर्ज नहीं। मैंने तो अपनी जिंदगी को महान मोहिनी जी का कर्ज समझ लिया है और उसके बाद से मैं बहुत फायदे में हूँ। उसी समय जाबा उन दोनों के लिए नाश्ता ले आई थी और दोनों ही चुप हो गए थे। देवराज चौहान ने जाबा से आंखें चुरा ली। जाबा खामोशी से आई थी और नाश्ता रखकर खामोशी से ही चली गई थी। देवराज चौहान इस समय काफी भूख महसूस कर रहा था। अब सूरज पूरा उभर आया था। बाहर धूप फैल गई थी। नाश्ते के बाद रजिया ने कहा, मुझे अब कुछ काम करने हैं। तुम अपने उसी कमरे में जाकर आराम करो या टीवी और म्यूजिक वगैरह से दिल बहलाओ। वहां तुम्हें वक्त गुजारने का बहुत सा सामान पड़ा मिल जाएगा। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मरजाबा को पुकार लेना। क्या यहाँ मरजाबा के अलावा कोई और नहीं है? देवराज चौहान ने धीरे से पूछा। रजिया ने देवराज चौहान के असमंजस को नोट तो किया होगा, लेकिन उसने अपने चेहरे के भावों से प्रकट नहीं होने दिया। वो इनकार में सिर हिलाकर उठ गई। देवराज चौहान भी उठकर खड़ा हो गया और चलते चलते पूछ बैठा, मुझे यहाँ कब तक रहना होगा? जब तक कि महान मोहिनी जी की तरफ से कोई दूसरा निर्देश न मिल जाए। यह कहकर रजिया चली गई थी। देवराज चौहान उस कमरे की तरफ चल पड़ा जहां वो पहले भी कई रातें गुजार चुका था। देवराज चौहान को बेड की साइड टेबल पर अखबार पड़ा मिल गया। उस बंगले में कोई आता जाता नहीं था, लेकिन देवराज चौहान ने यहाँ इतनी आश्चर्यजनक घटनाओं का सामना किया था कि अब उसे छोटी मोटी बातों पर कोई आश्चर्य नहीं होता था। देवराज चौहान ने अखबार उठा लिया। देवराज चौहान सुर्खियां देख रहा था। उसे जल्दी ही वो सुर्खी नजर आ गई जिसकी उसे तलाश थी। उस सुर्खी के नीचे वही सब कुछ छपा हुआ था जो देवराज चौहान को रजिया ने बताया था। अब देवराज चौहान पर से यह आरोप तो वाकई खत्म हो गया था कि वो एक विदेशी स्पाई है, लेकिन वो केस अब भी उस पर दर्ज था कि राजदेव नामक व्यक्ति के पास बांग्लादेश का जाली पासपोर्ट पाया गया था। उस पासपोर्ट पर राजदेव की फोटो लगी हुई थी, लेकिन नाम शमशेर राजपूत लिखा हुआ था। उस खबर से जुड़ी एक और भी खबर थी कि बांग्लादेश का वो पासपोर्ट जो इंस्पेक्टर तावड़े के पास जब्त था, वो जाली पासपोर्ट
आश्चर्यजनक ढंग से गायब हो गया था। पासपोर्ट पर लगी फोटो की अन्य फोटो कॉपियां भी नहीं बनवाई गई थी। इसलिए पुलिस के कुछ ही लोग ऐसे थे जो उसकी शिनाख्त कर सकते थे। इस तरह देवराज चौहान अब भी पुलिस की नज़र में वांटेड था। लेकिन यह बात अब भी देवराज चौहान के लिए चिंता का विषय नहीं थी। कुछ ही लोग उसे पहचान सकते थे और कुछ लोगों से निपटना महान मोहिनी जी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं हो सकता था। जब तक उसे मोहिनी की छत्र छाया प्राप्त थी, देवराज चौहान के विचार में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, सिवाय खुद मोहिनी के। अखबार में देवराज चौहान के मतलब की तीसरी खबर उस आदमी के बारे में थी जो चौपाटी पर एक हतप्रभ कर देने वाली और भयानक मौत का शिकार हुआ था। पुलिस उस आदमी के परिजनों का पता लगाने में सफल रही थी। उसका नाम असलम अंसारी था और भिंडी बाजार में उसकी हैंडीक्राफ्ट की बहुत बड़ी दुकान थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत की वजह दम घुटने से सांस रुक जाना बताई गई थी। उसकी गर्दन पर उसकी अपनी ही उंगलियों के निशान पाए गए थे और डॉक्टर हैरान थे कि कोई व्यक्ति कैसे अपने हाथों इतनी जोर से अपना गला दबा सकता है कि उसकी मौत हो जाए। देवराज चौहान की समझ में इसका पता सिर्फ मोहिनी को ही होगा, या शायद वो अज्ञात हस्ती भी इस रहस्य से वाकिफ हो जो मोहिनी की विरोधी थी। तीनों खबरें पढ़ने के बाद देवराज चौहान ने अखबार एक तरफ रख दिया। तब उसकी निगाह उस मर्दाना स्विमिंग सूट पर पड़ी जो तय किया हुआ एक कुर्सी पर रखा हुआ था। शायद यह देवराज चौहान के लिए ही रखा गया था। देवराज चौहान की आंखों में अब कुछ जलन सी होने लगी थी। उसने यही उचित समझा कि कपड़े बदलकर थोड़ी देर बिस्तर पर लेट जाए। लेकिन जब वो बिस्तर पर लेटा था तो उसकी आंख ही लग गई थी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।